ये पाकिस्तान पिनल कोड का चैप्टर नंबर 17 है और आज का जो लेक्चर है उसमें हम जिस थीम को कवर करेंगे वो है एक्सटॉर्शन। जब हमने चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट किया था तो उसका जो पहला सब थीम है वो है थेफ्ट के बारे में। और इस चैप्टर का जो मेन टाइटल है यानी ये उन ऑफेंसेस के बारे में बात करता है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं। सो ये जो चैप्टर नंबर 17 है इसमें मल्टी सब थीम्स हैं जैसे थेफ्ट, रॉबरी, डिकॉयटी, एक्सटॉर्शन और भी बहुत सारे हैं। तो ये सारे वो ऑफेंसेस हैं जो किससे रिलेटेड हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। यानी इन ऑफेंसेस में जो विक्टिम है उसको उसकी प्रॉपर्टी से महरूम किया जाता है। सो अगर मेन पर्पस ये सेम ही है कि विक्टिम को उसकी प्रॉपर्टी से महरूम किया जाता है तो फिर डिफरेंट सब थीम्स क्यों डाले गए हैं। जो डिफरेंट सब थीम्स हैं जैसे थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डिकॉयटी, इनका जो तरीक़ाकार है वो डिफरेंट होता है। हालांकि सब में जो एक चीज़ कॉमन है वो ये है कि सब में विक्टिम को प्रॉपर्टी से महरूम किया जाता है। जैसे थेफ्ट में हमने ये देखा था कि किसी शख्स को डिस्पॉनेस्टली उसकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसकी मर्ज़ी के बगैर उससे ली जाती है। यानी इसमें जो ऑफेंडर होता है, ये जो हू एवर होता है, ये विक्टिम से खुद प्रॉपर्टी लेता है। और ये जो एक्सटॉर्शन का कंसेप्ट है इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें जो विक्टिम है वो खुद ऑफेंडर यानी जो हू एवर है उसको अपनी प्रॉपर्टी देता है। अब सवाल ये है कि उसको क्यों लेता है। सो ये जब हम इस सेक्शन को स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें एक मेन एलिमेंट है जिसकी वजह से विक्टिम अपनी प्रॉपर्टी देता है। वो क्या है, वो है फियर। सो अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 383 को। ये बात करता है एक्सटॉर्शन के बारे में। इसका टेक्स्ट कहता है कि हु एवर इंटेंशनली पुट्स एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी टू दैट पर्सन और टू एनी अदर पर्सन। यहाँ पे इंटेंशन किस चीज़ को शो कर रहा है, ये मंजरिया को शो कर रहा है कि यानी अगर जो हु एवर है वो अगर किसी शख्स को फियर ऑफ इंजरी में डाल रहे हैं तो वो एक्सीडेंटल नहीं होना चाहिए, वो इंटेंशनल होना चाहिए। अब ये जो इंजरी है, इंजरी का जो कंसेप्ट है ये पाकिस्तान पिनल कोड ने सेक्शन नंबर 44 में बताया है। इसको देखते हैं। वो कहते हैं कि इंजरी जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि फिजिकल इंजरी हो। इंजरी में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। द वर्ड इंजरी डिनोट्स एनी हार्म वट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। यानी इसका मतलब ये है कि एक तो वो हार्म जो है हार्म होना चाहिए और वो हार्म इलीगल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर जो है, कोई सर्जन है, वो किसी मरीज़ का सर्जरी करता है तो उस सूरत में भी तो उसको हार्म पहुंचता है लेकिन वो लीगल होता है। सो इंजरी जो लीगल इंजरी की डिफिनीशन है उसमें जो हार्म होता है वो इलीगल होना चाहिए। और वो सिर्फ बॉडी को कॉज नहीं होता, बॉडी को अगर कोई हार्म पहुंच जाए तो वो भी इंजरी है। अगर माइंड को किसी को साइकोलॉजिकल सफरिंग हो वो भी हार्म है, इंजरी है। और अगर किसी की रिपुटेशंस को कोई हार्म पहुंचे या प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचे तो ये सब क्या है, ये इंजरी की डिफिनीशन में कवर हो रही है। तो ये सेम इंजरी का जो कंसेप्ट है ये यहाँ पे है। यानी जिस शख्स को फियर में डाला जा रहा है वो इंजरी में उसको उसका मकसद क्या हो, उसको इंजरी क्रॉस करना हो। और इंजरी उसकी बॉडी, रिपुटेशन और प्रॉपर्टी और जो माइंड है उसको यानी कोई एक भी हो सकती है। यानी ये जो फियर है ना ये ऐसा होना चाहिए कि जो सामने वाले के दिमाग पर यानी उसको ओवर पावर करे, यानी इतना उस पे हावी हो जाए कि उसकी जो फ्री विल है वो ख़त्म हो जाए। ओके, अब ये जो फ्रेज है ना, टू दैट पर्सन और टू एनी अदर पर्सन, ये इम्पोर्टेंट है। देखें, जो खौफ है, ये जो फियर है, वो सिर्फ उस बंदे को अपनी जान, इज्जत, प्रॉपर्टी या बॉडी का नहीं होना चाहिए। अ, बल्कि अगर उससे कोई रिलेवेंट शख्स है तो उसको भी ये फियर जो है यानी अगर उसके ज़रिए से उसको फियर का काज करवाया जाता है तो ये भी इसमें शामिल है। जैसे फॉर एग्जांपल ए है, वो कौन है, वो हु एवर है। ए वो क्या करता है कि वो बी के ऊपर उसने गोली तानी हुई है और उसको कहते हैं कि आप मुझे पैसे दो वरना गली के नुक्कड़ में जो तुम्हारा बेटा सी खड़ा है मैं उसको गोली मार दूंगा। अब यहाँ पे ए ने जो फियर दिया है यानी डाला है, बी को जिस फियर में डाला है वो बी की अपनी जान के लिए नहीं है, वो किसके लिए है, वो किसी और शख्स के लिए है। ये तो ये कौन हो गया, ये एनी अदर पर्सन हो गया। और जो डायरेक्ट है यानी तो डेथ डेड पर्सन, तो इसकी भी एग्जांपल इस तरह ली जा सकती है कि फॉर एग्जांपल ए बी को कहते हैं कि मुझे पैसे दो या कोई प्रॉपर्टी दो और मैं तुम्हारी वीडियोस लीक कर दूंगा। अब ये कौन सी वीडियोस कौन सी इंजरी है,
ये माइंड की भी इंजरी है और रेपुटेशन की भी इंजरी है, ठीक है। सो ये डायरेक्ट इस पर्सन को कॉज हुई है। तो इसका यानी ये जो एग्जांपल है ये टू द पर्सन के साथ है, और ये जो कनेक्टिवली है ये क्या है, ये टू एनी अदर पर्सन के साथ लिंक है। यानी यहाँ पर जो विक्टिम है उसको ये यकीन या एक रीज़नेबल अप्रीहेंशन पैदा हो जाती है कि अगर उसने डिमांड पूरी ना की तो उससे या किसी और को, ये जो टू एनी अदर पर्सन है, उसको नुकसान पहुंचेगा। और लेजिस्लेचर ने जानबूझकर ये जो टू एनी अदर पर्सन है इसको इंक्लूड किया है, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर हम अपनी भी एग्ज़ाम्पल ले लें तो हमें अपनी जान से ज़्यादा जो हमारे अपने होते हैं, जो हमारे फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, तो उनकी ज़्यादा फ़िक्र होती है। और अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाने की बात करता है जो हमारी अपनी पर्सनैलिटी को पहुंचती है तो हम उसको बियर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो हमारे जो रिलेवेंट लिंक लोग होते हैं जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे फैमिलीज़ पर्टिकुलरली, तो वो हमें ज़्यादा यानी तकलीफ़ पहुंचाती है और उनके लिए हम ज़्यादा डर महसूस करते हैं। सो इस वजह से ये जो फ्रेज़ हैं ये इंक्लूड किए गए हैं। एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन सो पुट इन फियर। यहाँ पे आपने जिस टर्म के ऊपर फोकस करना है वो है देयर देयर बाय, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट लिंकिंग वर्ड है। इसका मतलब ये है कि ये जो फियर है उसने क्रिएट किया है उसमें, और वो जो डिलीवर करता है प्रॉपर्टी, उसमें एक डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए, यानी कॉज एंड इफेक्ट का कनेक्शन होना चाहिए। तो उसने फियर कॉज किया, उसका इफेक्ट किया, और क्या हुआ कि विक्टिम ने उसको जो प्रॉपर्टी है वो डिलीवर की। अगर विक्टिम ने किसी और वजह से प्रॉपर्टी डिलीवर की है और उसमें फियर का एलिमेंट नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर एक्सटॉर्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। और यहाँ पे ये जो डिसऑनेस्टी लिखा हुआ है, डिसऑनेस्टी का कंसेप्ट आपको पता है, इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सेक्शन नंबर 24 में। ये कहते हैं कि डिसऑनेस्टी का मतलब ये होता है कि अगर कोई शख्स रॉन्गफुल गेन हासिल करना चाहे, रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस किसी को पहुंचाना चाहे तो फिर वो क्या होगा, वो डिसऑनेस्टली कहलाया जाता है। सो यहाँ पे ये कह रहे हैं ना कि अगर ऑफेंडर, ये जो हु एवर है, इसका मकसद रॉन्गफुल गेन हासिल करना है विक्टिम से या विक्टिम को रॉन्गफुल लॉस पहुंचाना हो, ठीक है। अगर ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन ही नहीं है तो फिर तो जो एक्सटॉर्शन है वो भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटेंशनली लिखा हुआ है वो इंटेंशन क्या होना चाहिए, वो डिसऑनेस्ट होना चाहिए। ओके, सो वो क्या करता है कि वो डिसऑनेस्टली उसको इंड्यूस करता है, यानी उसको मजबूर करता है और उस पर्सन को यानी उस फियर में डाल के कि वो क्या करे, विक्टिम उसको जो प्रॉपर्टी है वो डिलीवर करेगा। यानी यहाँ पे जो विक्टिम है वो अपनी प्रॉपर्टी खुद डिलीवर करता है, लेकिन ये डिलीवरी किस वजह से होती है, फियर की वजह से होती है, उसकी फ्री विल नहीं होती, इसलिए जो लॉ है वो इसे विलिड कंसेंट नहीं मानता। ओके, सो आगे कह रहे हैं कि यानी डिलीवर टू एनी एनी पर्सन, ज़रूरी नहीं है कि ये जो विक्टिम प्रॉपर्टी दे रहा है वो किसको दे रहा हो, वो जो हु एवर है उसको दे रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी को कहता है कि मेरे अकाउंट में पैसे मत भेजो, मेरे दोस्त के अकाउंट में पैसे भेजो, ट्रांसफ़र कर दो। तो यहाँ पे उसका जो दोस्त है वो कौन हो गया, तो एनी पर्सन हो गया। कि आगे ये कह रहा है एनी प्रॉपर्टी। अगर हम थिफ्ट की डिफिनेशन को देखें तो थिफ्ट में हमने ये देखा था कि वहाँ पे क्या होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी की थिफ्ट कमिट होती है। इसकी डिफिनेशन को दोबारा से देख लेते हैं। थिफ्ट, ओके, यहाँ पे ये देखें, इसकी डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि थिफ्ट किसकी कमिट होती है, कौन सी प्रॉपर्टी की, मूवेबल प्रॉपर्टी की कमिट होती है। जबकि जो एक्सटॉर्शन है वो मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों की कमिट हो सकती हैं। जैसे ज़मीन जो है या मकान है वो क्या है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। और दूसरा जो वर्ड आपने नोटिस करना है वो क्या है, वो है टू टेक। टिफ्ट में, टिफ्ट में यानी जो ऑफेंडर होता है, जो हु एवर होता है, वो प्रॉपर्टी को खुद टेक करता है, ठीक है। जबकि एक्सटॉर्शन में हमने कौन सा वर्ड देखा, उसमें है डिलीवरी, ठीक है, यानी वो खुद देता है डिलीवरी। तो ये आप एक्सटॉर्शन और टिफ्ट में जो डिफरेंस है उसको भी नोट कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है, वेल्यूएबल सिक्योरिटी। वेल्यूएबल सिक्योरिटी को भी पाकिस्तान पिनल कोड का जो सेक्शन नंबर 30 है उस वो डिफ़ाइन करता है। इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, सेक्शन नंबर 30।
ओके, ये है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। सो जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी होती है, ये क्या होता है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो क्या करता है, किसी लीगल राइट को इस्टेब्लिश करता है, यानी क्रिएट करता है, या उसको एक्सटेंड करता है, या ट्रांसफ़र करता है, रिस्ट्रिक्ट भी करता है, एक्सटिंग्विश, रिलीज़ करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ज़मीन के कागज़ात हो गए, वो एक वैल्यूएबल यानी डॉक्यूमेंट है। या अगर कोई बैंक का चेक है, या कोई रजिस्ट्री है, कोई विल है, तो ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो लीगल राइट्स क्रिएट भी करते हैं। अगर आप उसको किसी और को शामिल करना चाहो उसमें, तो वो एक्सटेंड भी हो सकता है। अगर अपनी ये सब कुछ किसी और को दो तो ट्रांसफ़र भी हो सकता है, रिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है कि कोई प्रॉपर्टी यानी मूवेबल, जब एनी प्रॉपर्टी लिखा है तो इसमें मूवेबल इमूवेबल दोनों आ गए, या कोई वेरिएबल सिक्योरिटी जैसे चेक, विल, रजिस्ट्री या प्रोमिसरी नोट सब इसमें शामिल हैं। और भी आगे ये कह रहे हैं कि और एनीथिंग साइंड और सील विच मे बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी। इसकी मिसाल इस तरह है कि फॉर एग्जांपल अगर एक एक शख्स है, वो बी को गन पॉइंट पे उससे एक ब्लैंक साइंड जो स्टैम्प है, वो स्टैम्प पेपर है वो ले लेता है। अब उस वक्त तो वो सिर्फ एक ब्लैंक पेपर है, लेकिन बाद में उस पेपर पर अगर वो लाखों रुपए का एग्रीमेंट या प्रोमिसरी नोट लिख लिख लें, तो फिर वो क्या हो जाएगा, ये जो सेम वैल्यू डॉक्यूमेंट है, ये कन्वर्ट हो सकता है फिर रिन्यूएबल सिक्योरिटी में, जो ए ने गन पॉइंट पर या उसको फियर में डालकर साइन करवाए हैं। तो फिर इसी ऑफेंस को क्या कहा जाएगा कि एक्सटॉर्शन जो है वो कमिट हो गई है। यानी एक्सटॉर्शन को अगर हम सिंपल अल्फाज में समझें, तो एक्सटॉर्शन में अगर कोई शख्स, सबसे पहले तो जो इंटेंशन है वो ज़रूरी है, और डिश इंटेंशन क्या होना चाहिए, डिसऑनेस्ट होना चाहिए। अगर वो एक्सीडेंटल है तो फिर तो एक्सटॉर्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा। ओके, क्योंकि जो क्रिमिनल लॉ है वो दो चीज़ों के ऊपर बेस करता है, एक है मेंस और दूसरा है एक्ट्स, ठीक है। सो मेंस अगर इसमें से मिसिंग है तो फिर तो जो डिफिनीशन है वो इस्टेब्लिश नहीं होगी। सो कहते हैं कि अगर कोई शख्स इंटेंशनली यानी डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ किसी दूसरे शख्स को फियर ऑफ इंजरी में डालता है, चाहे वो उस शख्स को खुद इंजरी कॉज करने के लिए हो, या उससे रिलेटेड किसी और शख्स से रिलेटेड हो वो फियर, और फिर इसी फियर में उसको डालकर उससे जो प्रॉपर्टी है वो लेता है, यानी जो विक्टिम है उसको खुद अपनी प्रॉपर्टी डिलीवर करता है। और उस प्रॉपर्टी में क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं, उसमें मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी शामिल हो सकती हैं, उसमें कोई वेरिएबल सिक्योरिटी भी शामिल हो सकती हैं, या उसमें कोई ऐसा भी डॉक्यूमेंट शामिल हो सकता है जो उस वक्त तो वेरिएबल सिक्योरिटी नहीं है, वो एक डॉक्यूमेंट है जो सिर्फ साइंड एंड स्टील है, लेकिन लेटर ऑन वो वेरिएबल सिक्योरिटी में अगर वो कन्वर्ट हो सकता है, तो फिर ये समझा जाएगा कि ये एक्सटॉर्शन है। अब हम इसके इलस्ट्रेशंस को देखते हैं। अगर हम देखें इलस्ट्रेशन नंबर 1 को, ये कहते हैं कि ए थ्रेटन्स टू पब्लिश अ डिफेमेटरी लेबल कंसर्निंग जी अनलेस जी गेव हिम मनी। कहते हैं कि ए डराता है जी को कि अगर आप मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं आपकी जो यानी इज़्ज़त ख़राब करने वाली जो कोई चीज़ है, जो लेबल है, उसको मैं क्या कर दूंगा, उसको मैं पब्लिश कर दूंगा। ही दस इंड्यूसेस जी, यहाँ पे वो क्या करता है, वो जी को यानी डराता है, उसको इंड्यूस करता है टू गिव हिम मनी, कि वो उसको पैसे जो हैं वो दे दे। ए ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, एक्सटॉर्शन का ऑफेंस कमिट किया है। अब ये यहाँ पे बात हुई है डिफेमेटरी लेबल की। अब इस कंसेप्ट को हमने कहाँ पे देखा था, जो सेक्शन नंबर 44 है इंजरी का, उसमें हमने देखा था। और उसमें चार जो डिफिनीशन यानी चार टर्म्स थे, उसमें ये जो मेंशन है ये रिपुटेशन से रिलेटेड है, ठीक है। और इस डिफिनीशन में अगर किसी फ्रेज को हम देखें, तो ये यहाँ पे इसके साथ रिलेटेड है, फियर ऑफ इंजरी, ठीक है। इसने इसको फियर ऑफ इंजरी यानी ये डिफेमेटरी इंजरी है जो रिपुटेशन को कॉज होगी, उसमें डाला है। अब जो इलस्ट्रेशन नंबर बी है, ये कहता है कि ए थ्रेटन जी दैट ही विल कीप जी चाइल्ड इन रंगफुल कन्फाइनमेंट unless Z will sign and deliver to A a promissory note binding Z to pay certain money to A. Z sign and delivers the note. A has committed extortion. अब आपके ख्याल में ये जो इलस्ट्रेशन है, ये इस डिफिनीशन में कौन से फ्रेज के साथ जो है वो रिलेवेंट है। हो सकता है वो एक पेज भी हो सकता है वो मल्टी फ्रेजेस भी हो।
देखें यहाँ पे ए कहता है, ए थ्रेटन करता है यानी डराता है किसको, जी को, कि वो उसका जो बच्चा है, जी का जो चाइल्ड है उसको राउंडफुल कन्फाइनमेंट, जिसको हम ऑलरेडी सेक्शन नंबर 340 बीपीसी में कवर कर चुके हैं, उसको राउंडफुल कन्फाइनमेंट में डालेगा। ठीक है, जब तक जो जी है वो उसको वो साइन नहीं करेगा और डिलीवर नहीं करेगा ए को कोई प्रोमिसरी नोट। अब ये जो प्रोमिसरी नोट है ये किस चीज़ में आता है, ये जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है इसमें आता है। ठीक है, और ये जो है ना कि जीज चाइल्ड, ये जो जीज चाइल्ड है इन राउंडफुल कन्फाइनमेंट है, ये इस फ्रेज के साथ रिलेटेड है, टू एनी अदर पर्सन, क्योंकि जी का जो चाइल्ड है वो कौन है, वो एनी अदर पर्सन है। अब यहाँ पे जी जो है वो क्या करता है, वो साइन कर लेता है और जो नोट है उसको डिलीवर कर देता है। सो एनी एक्सटॉर्शन जो है वो कमिट किया है। ठीक है, यहाँ पे जो थ्रेट है वो विक्टिम के बच्चे के अगेंस्ट है, डायरेक्टली उसको नहीं है, टू दैट पर्सन। अब जो इलस्ट्रेशन नंबर सी है ये कहते हैं कि ए थ्रेटन्स टू सेंड क्लब मैन टू प्लॉफ अप जी फील्ड अनलेस जी विल साइन एंड डिलीवर टू बी a bond binding Z under a penalty to deliver certain produce to B। ओके, यहाँ पे तीन लोग हैं, एक ए है, वो क्या करता है, वो जी को फियर में डालता है कि वो क्लब में जो लाठी बरादर लोग होते हैं कि उनको बेचकर उनकी जो फसल है वो लाठियों से उसको तबाह कर देगा, ख़त्म कर देगा। एक ए ने फियर में डाला है जी को। आगे उसको क्या कहते हैं कि जब तक जी साइन और डिलीवर नहीं करेगा बी को अ बॉन्ड। अब ये जो बी है ये कौन है, ये एक तीसरा शख्स है। बाइंडिंग जी अंडर अ पेनल्टी टू डिलीवर सर्टेन प्रोड्यूस टू बी, यानी वो उसको कहता है कि आपने जी को इन कोई सर्टन जो चीज़ है वो उसको डिलीवर करनी, जो बॉन्ड है उसको डिलीवर करना है, किसको, बी को डिलीवर करना है। अब फियर में किसने डाला है, ए ने जी को डाला है, लेकिन माल की डिलीवरी की बात किस क्यों हो रही है कि जी जो है वो बी को दे। ठीक है, और एंड देयर बाय इंड्यूसेस जी टू साइन एंड डिलीवर द बॉन्ड, जी को इंड्यूस कर लेते हैं, उससे साइन और डिलीवर कर लेते हैं, वो डिलीवर कर लेते हैं बॉन्ड। यहाँ पे ए ने एक्सटॉर्शन कमिट किया क्योंकि ए ने फियर जो है वो उसको यानी पुट किया है। अब अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे भी तो इंजरी की बात हो रही है, लेकिन इंजरी कौन सी इंजरी, जो प्रॉपर्टी की इंजरी है। ठीक है, प्रॉपर्टी की इंजरी का कंसेप्ट है। और सेकेंडली अगर हम इसको देखें, यहाँ पे बात हुई है डिलीवर टू बी। ठीक है, तो इसमें ये बात हुई है ना, देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन टू पुट इन फे, ओके, डिलीवर टू एनी पर्सन। अभी जो डिलीवर टू एनी पर्सन है यहाँ पे डिलीवर टू ये जो हु एवर है वो तो नहीं है। अब ये यहाँ पे जो बी है वो कौन है, डिलीवर टू एनी पर्सन, ये इस फ्रेज के साथ ही रहती है। यानी एक्सटॉर्शन में अगर माल किसी तीसरे बंदे को भी दिलवाया जाए तो भी वो ऑफेंस है। अब जो इलस्ट्रेशन नंबर डी है ये कहते हैं कि ए बाय पुटिंग जी इन फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट, वो उसको यानी फियर देता है कि वो उसको जान से मार देगा या शदीद उसको ज़ख्मी कर देगा, यानी ग्रीवियस हर्ट उसको पहुंचाएगा। डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग जी टू साइन और एफिक्स है सी, कि वो कि वो कोई साइन करे या अपना जो मोहर है वो स्टैम्प करें किस चीज़ के ऊपर, टू अ ब्लैंक पेपर, और उसको डिलीवर करे ए को, यानी खुद यहाँ पे हु एवर को डिलीवर करे। जी साइन और डिलीवर कर लेता है पेपर ए को। यहाँ पे जो पेपर है जो उसने साइन किया है यानी जो ब्लैंक पेपर है ये, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो सकते हैं किस में, वेरिएबल सिक्योरिटी में। तो ए ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, एक्सटॉर्शन का ऑफेंस कमिट किया है। सो ये जो इलस्ट्रेशन है ये डिफिनीशन में अगर हम देखें तो किस फ्रेज के साथ रिलेटेड है, ये इस फ्रेज के साथ रिलेटेड है कि एनीथिंग साइंड और सील्ड विच मे बी कन्वर्टेड इनटू वेरिएबल सिक्योरिटी। सो ये तो एक्सटॉर्शन की डिफिनीशन हो गई। आपने इसका जो मेन डिफरेंस है विद द थेफ्ट उसको भी देखा। ठीक है, ये नहीं समझ लिया होगा। अब जो सेक्शन नंबर 384 है वो एक्सटॉर्शन की जो पनिशमेंट है वो बताता है कि हु एवर कमिट्स एक्सटॉर्शन, जो सेक्शन नंबर 383 है उसका प्रूफ होना ज़रूरी है कि वो कमिट हो चुका है। तो ऐसे शख्स को ऑब्लिगेटरी पनिशमेंट मिलेगी जो इम्प्रिजनमेंट है अब ईदर डिस्क्रिप्शन, जो मे एक्सटेंड हो सकती हैं 3 ईयर तक, या उसके ऊपर फ़ाइन लगेगा, या इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों जो है वो उसके ऊपर लग सकते हैं। सो ये जो इम्प्रिजनमेंट है ये क्या है, ये टाइप ऑफ पनिशमेंट है, और ये हमें पाकिस्तान पिनल कोड का जो सेक्शन नंबर 53 है वो हमें एक लिस्ट ऑफ पनिशमेंट देता है जिसमें 10 टाइप्स की पनिशमेंट है।
और ये देखें, ये चैप्टर नंबर 3 है, पनिशमेंट की बात करता है। इसमें इम्प्रिजनमेंट है, तो ये एक इम्प्रिजनमेंट का लाइफ है 7th नंबर पे, और जो 8 नंबर पे है ये है इम्प्रिजनमेंट। सो जो एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट है वो 8 नंबर वाली है। और वो हमें ये भी बताता है कि इम्प्रिजनमेंट 2 टाइप्स की होती हैं, सिंपल एंड रिगरस। जब ईदर डिस्क्रिप्शन, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना 2 डिस्क्रिप्शन, जब कहीं किसी प्रोविजन में ईदर डिस्क्रिप्शन आता है, कहाँ गया, ओके, जब किसी उसमें जब ईदर डिस्क्रिप्शन आता है तो उसका मतलब ये होता है कि कोर्ट चाहे तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती है, चाहे तो वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ले सकती है। जो मे एक्सटेंड, यहाँ लिखा हुआ है मे एक्सटेंड, यानी जो 3 ईयर है ये फिक्स पनिशमेंट नहीं है, ये मैक्सिमम टाइम लिमिट है, ठीक है, यानी इससे कम भी हो सकती है, या उसके ऊपर सिर्फ फाइन भी लग सकता है, या जो है दोनों भी, फाइन और जो इम्प्रिजनमेंट है वो दोनों भी लग सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 385 को। सो सेक्शन नंबर 385, देखें यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो सेक्शन नंबर 383 है उसमें हमने ये देखा कि अगर कोई शख्स डर जाता है और डर के एक अपनी जो प्रॉपर्टी है वो उसको डिलीवर कर देता है, तो फिर तो एक्सटॉर्शन हो जाएगा, कमिट हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो हु एवर है, ये इसने जो फियर ऑफ इंजरी है उस यानी उसको डराने की कोशिश की है विक्टिम को, लेकिन विक्टिम जो है वो आप जैसा एक बहादुर इंसान है और वो डरा ही नहीं, ठीक है, तो फिर इस सूरत में क्या होगा कि एक्सटॉर्शन कमिट होगी या नहीं कमिट होगी। सो उसका जवाब हमें सेक्शन नंबर 385 जो है वो देते हैं। सो इसका जो टेक्स्ट है ये कहते हैं कि पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। अगर इसका हम टेक्स्ट देखें तो ये कहते हैं कि हु एवर इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन puts any person in fear or attempts to put any person in fear of any injury shall be punished with imprisonment of either description, जो एक्सटेंड हो सकती हैं 2 ईयर तक, फाइन या बॉन्ड दोनों भी लग सकते हैं। देखिए, अगर हम इस सेक्शन को पहली नज़र में देखें तो हमें ये लगता है कि ये सेक्शन नंबर जो 383 है उसकी रिपीटिशन है, ठीक है, लेकिन असल में जो सेक्शन नंबर 385 है उसका जो और जो सेक्शन नंबर 383 है, यानी दोनों का जो रिलेशनशिप है वो वही है जो अटेम्प्ट और कंप्लीटेड ऑफेंस का होता है। क्योंकि 383 में तो हमने ये देखा कि ओके, बंदा डर गया, उसने पैसे दिए, उसने किसी डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिए, तो एक्सटॉर्शन तो कंप्लीट हो गया। अब सवाल ये है कि अगर कोई डरता ही नहीं है, कोई पैसे सामने वाला देता ही नहीं है, ना किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करता है, तो क्या ये जो हु एवर है ये सिर्फ इस वजह से बच जाएगा कि जो विक्टिम है उसने यानी जो प्रॉपर्टी है वो नहीं दी, तो लेजिस्लेचर यहाँ पे ये कहती है कि नहीं, वो नहीं बचेगा, ठीक है। सो इस वजह से जो सेक्शन नंबर 385 है वो डाली गई है। तो ये किस चीज़ को शो करता है, ये अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्शन को शो करता है। सो इसका जो टेक्स्ट है ये कहते हैं कि हु एवर इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन, यानी जो फियर पैदा कर रहा है, यहाँ पे लिखा है ना पुट्स इन पर्सन इन फियर, कि वो जिस शख्स में फियर उस पैदा कर रहा है उसका मकसद क्या होना चाहिए, इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन, वो एक्सटॉर्शन होना चाहिए। अगर वो उसे में यहाँ पर किसी को धमकी देता है लेकिन उसका मकसद प्रॉपर्टी हासिल करना नहीं है, तो फिर सेक्शन नंबर 385 अप्लाई नहीं होगी। यहाँ पे अब 2 सिचुएशन बताई गई है कि जो हु एवर है या तो किसी शख्स को फियर में डालता है या उसकी कोशिश करता है। अब अगर वो कोशिश करता है बल्कि जो सामने वाला विक्टिम है उसको पता भी नहीं चलता। फॉर एग्जांपल, अगर ये जो हु एवर है ये विक्टिम को ख़त लिखता है और उसको कहते हैं कि कल तक 1 लाख रुपए मुझे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी प्राइवेट फाइल्स जो है वो लीक कर दूंगा। अब अगर जो फाइल है वो विक्टिम तक पहुंचती ही नहीं है, ठीक है, तो फिर भी जो एक सेक्शन नंबर 385 है वो इस अटेम्प्ट के ऊपर भी इस्टेब्लिश हो सकती है। ओके, सो आगे कह रहे हैं कि आप एनी इंजरी, इसको आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो उसकी जो पनिशमेंट होगी वो इम्प्रिजनमेंट होगी ईदर डिस्क्रिप्शन की, जो एक्सटेंड हो सकती है 2 ईयर की, ठीक है, या फाइन भी लगेगा या दोनों भी लग सकते हैं। सो जो मेन ऑफेंस हैं, जब एक्सटॉर्शन कमिट हो जाते हैं तो उसकी पनिशमेंट 3 साल है, यानी ज़्यादा है, और अटेम्प्ट की पनिशमेंट जो है वो हमेशा जो कंप्लीटेड ऑफेंस होता है उससे कम होती हैं। सो ये 2 ईयर तक एक्सटेंड हो सकती है। सो इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप सेक्शन नंबर 383 को समझ गए हैं तो बाकी की ये जो 3-4 सेक्शन है इसको समझना इंतहाई आसान है, इसको हम सिर्फ 1 गो में पढ़ेंगे। सो अब ये जो सेक्शन नंबर 386 से लेकर 389 तक की जो सेक्शन है
ये एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ एक्सटॉर्शन है 386 से लेकर 389 तक। देखें, अगर हम इस चैप्टर का जो सीक्वेंस है ना, अगर उसको हम समझें, सॉरी, तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, यानी इस सब चैप्टर का जो डॉक्ट्राइनल स्ट्रक्चर है, जो सेक्शन नंबर 383 है, उसमें हमने क्या देखा, उसमें हमने देखा कि यानी ओके, सबसे पहले तो जो ऑर्डिनरी एक्सटॉर्शन है ये उसकी बात करता है, यानी जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है, इसमें क्या मेंशन है, ऑर्डिनरी एक्सटॉर्शन। और जो ऑर्डिनरी एक्सटॉर्शन है वो मेंशन है सेक्शन नंबर 383 में, लेकिन कौन सा एक्सटॉर्शन है, ये है कंप्लीटेड वन, कि एक्सटॉर्शन जब कंप्लीट हो जाता है। फिर जो सेक्शन नंबर ओके जो 384 है उसमें तो पनिशमेंट है। फिर जो 384 है, सॉरी 385 है, ये किस एक्सटॉर्शन की बात करता है, ये एक्सटॉर्शन की अटेम्प्ट की बात करता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें, जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि अभी ये जो सेक्शंस हैं ये एग्रीवेटेड फॉर्म्स हैं का एक्सटॉर्शन की, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, बल्कि पाकिस्तान पिनल कोड के अगर आप लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं तो ये जो एग्रीवेटेड फॉर्म्स ऑफ किसी ऑफेंस की होती हैं, ये मल्टीपल जो ऑफेंसेस हैं उनमें ये चीज़ जो है ये मौजूद है, ठीक है। ये एग्रीवेटेड फॉर्म्स ऑफ एक्सटॉर्शन है। ओके, सो इसमें जो सेक्शन नंबर 386 है, 386 ये भी बात करता है किसकी, बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर। अब 383 में भी पुटिंग अ पर्सन इन फियर में हमने देखा, तो फिर अगर फियर की ही बात हो रही है तो फिर इन सेक्शन की ज़रूरत ही क्या है। जैसे मैंने को कहा ना कि ये ऑर्डिनरी एक्सटॉर्शन है, ये एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ एक्सटॉर्शन है, क्योंकि जो हर इंजरी होती है, जो हर फियर होता है, वो सेम नहीं होता। अगर हम सेक्शन नंबर 386 के टर्म्स को देखें तो ये बात करता है डेथ और ग्रीवियस हर्ट की, ठीक है। सो यहाँ पे जो सेक्शन नंबर 386 है ये डेथ और ग्रीवियस हर्ट की बात करता है, लेकिन कौन से ऑफेंस की, अगर वो क्या हो, वो कंप्लीटेड एक्सटॉर्शन हो। फिर जो सेक्शन नंबर 387 है वो भी सेम डेथ और हर्ट की फेयर की बात कर रहा है, लेकिन अगर उसका अटेम्प्ट कमिट हुआ हो, ठीक है। और फिर उसके बाद जो सेक्शन नंबर 388 है वो बात करता है, अगर उसका जो मेन टर्म्स हैं उसको अगर हम देखें तो ये बात करता है थ्रेट ऑफ एक्विजिशन की, तो ये भी एक एग्रीवेटेड फॉर्म है, ठीक है। लेकिन इसमें जो 388 है, इसमें जो ऑफेंस होता है, यानी जो क्रिमिनल एक्विजिशन होती हैं, वो ऑफेंस कंप्लीट हो चुका होता है, कंप्लीटेड ऑफेंस होता है। और फिर जो 389 है उसमें क्या होता है कि क्रिमिनल एक्विजिशन की जो अटेम्प्ट होती है। सो ये इसका सीक्वेंस है। सो इसलिए इन सब को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, एग्रीवेटेड फॉर्म्स ऑफ एक्सटॉर्शन। सो इसमें जो सेक्शन नंबर 386 है और से लेकर 387 तक के जो सेक्शंस हैं, ये फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट के बारे में है। फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। सो इसका जो टेक्स्ट है ये कहते हैं कि हु एवर कमिट्स एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग एनी पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट। जो सेक्शन नंबर 3 जो मेन ऑफेंस हैं उसमें हमने फियर लिखा, उसमें लिखा हुआ था फियर, उसमें ये जो टर्म्स हैं ये मेंशन नहीं थे, ठीक है। उसमें यहाँ पे इनकी जगह पे लिखा हुआ था इंजरी। अब देखें, अगर कोई किसी शख्स को कहता है कि मुझे कोई प्रॉपर्टी दो वरना मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा, या अगर कोई शख्स दूसरा उसको कहता है कि मुझे प्रॉपर्टी दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, या मैं तुम्हारे बेटी की टांग तोड़ दूंगा। अब ये इनकी जो सिविरिटी है ये एक जैसी नहीं है, यानी जान से मारना या किसी की टांग तोड़वाना या किसी को यानी बदनाम करने की जो धमकी देना है, वो ये सब इक्वल नहीं है। सो इस वजह से ये जो 386 है ये सेक्शन मौजूद है, क्योंकि ये एक सिवियर फॉर्म है कि अगर किसी को फियर में डाला जाए डेथ या ग्रीवियस हर्ट के, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर कोई शख्स एक्सटॉर्शन कमिट करता है, यानी कमिट्स लिखा हुआ है, यानी जो एक्सटॉर्शन है वो ऑलरेडी प्रूफ हो चुकी है। किस फियर में उसको पर्टिकुलरली डाला जा रहा है, डेथ या ग्रीवियस हर्ट टू दैट पर्सन और एनी अदर, इसको आप समझ गए हैं ऑलरेडी। तो ऐसे शख्स जो है वो पनिशमेंट, अब उसकी पनिशमेंट होगी इम्प्रिजनमेंट इधर डिस्क्रिप्शन जो 10 ईयर तक एक्सटेंड हो सकती हैं, प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शेल
आल्सो बी लाइबल टू फाइन, यानी उसके ऊपर फाइन जो है वो लाजमन लगेगा। जैसे ऊपर का सेक्शन है उसमें हमने ये देखा कि जो पनिशमेंट है 2 ईयर तक एक्सटेंड हो सकती है, या उसको फाइन लगेगा या उसको दोनों लग सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना मे, ठीक है, और अगर इसकी और भी लिखा हुआ था, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड शेल, ठीक है, तो उसके ऊपर फाइन जो है वो ऑब्लिगेटरी है। सो आई होप कि सेक्शन समझना आसान है अगर आप सेक्शन नंबर 383 को समझ गए हैं तो। उसके बाद है कि पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट इन ऑर्डर टू कमिटिंग एक्सटॉर्शन। इन ऑर्डर टू कमिटिंग एक्सटॉर्शन मींस यानी उसकी जो अटेम्प्ट है, ठीक है, जैसे सिमिलर सिमिलर कंसेप्ट है जो सेक्शन नंबर 385 में हमने देखा, लेकिन वो ऑर्डिनरी एक्सटॉर्शन की बात कर रहा था। तो हु एवर इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन पुट्स और अटेम्प्ट्स टू पुट, इन कंसेप्ट को आप ऑलरेडी समझ गए हैं, ठीक है। Any person in fear of death or of grievous hurt to that person or to any other should be punished with imprisonment, जो either description की हो सकती हैं, जो 7 ईयर तक एक्सटेंड हो सकती हैं, उसके साथ साथ उसके ऊपर फाइन भी लगेगा। यानी यहाँ पे तो अगर उसको धमकी दी गई है डेथ या ग्रीवियस हर्ट की तो एक्सटॉर्शन कंप्लीट हो गई है, यानी उसने जो माल है उसको डिलीवर कर दिया है। यहाँ पे क्या है, अटेम्प्ट की गई है। सो वो जो अटेम्प्ट है वो भी पनिशेबल है, भले उसको वो जो विक्टिम है वो ना डरे इस धमकी से, मतलब डेथ और ग्रीवियस हर्ट की धमकी से भी ना डरे और अपनी जो प्रॉपर्टी है वो डिलीवर ना करे, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर अटेम्प्ट कमिट हुई है तो तब भी ये पनिशेबल है। यानी इसमें जो एक्चुअल डेथ या ग्रीवियस हर्ट्स है ना, ये काज होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर डेथ काज हो गई या ग्रीवियस का हर्ट काज हो गई तो ये तो फिर जो चैप्टर नंबर 16 है उसके अंदर चला जाएगा। यानी जो सेक्शन नंबर 386 387 है इसमें एक जो प्रैक्टिकल डिफरेंस है वो ये है कि जो सेक्शन नंबर 386 है उसमें विक्टिम डर गया, उसने प्रॉपर्टी दे दी, एक्सटॉर्शन कंप्लीट हो गई, इस वजह से लिखा हुआ है ना कमिट्स, ठीक है। और जो सेक्शन नंबर 387 है उसमें विक्टिम को डेथ या ग्रीवियस हर्ट की धमकी दी गई है लेकिन प्रॉपर्टी उसने नहीं दी विक्टिम ने, इसलिए एक्सटॉर्शन जो है वो कंप्लीट ही नहीं हुई, मगर अटेम्प्ट तो पनिशेबल फिर भी हो गई, ठीक है। सो अब अगर हम नेक्स्ट एग्रीवेटेड फॉर्म को देखें एक्सटॉर्शन की तो वो है थ्रेट ऑफ एक्यूजेशन, ठीक है। ये बात करता है फियर ऑफ क्रिमिनल एक्यूजेशन की। एक्यूजेशन का आपको मतलब पता है कि यानी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना। फियर ऑफ क्रिमिनल एक्यूजेशन। अब क्रिमिनल एक्यूजेशन का ये मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसको ये फियर में डाला जाता है कि उसने कोई ऑफेंस जो क्रिमिनल ऑफेंस है वो उसने कमिट किया हुआ है, ठीक है, यानी किसी संगीन जुर्म का इल्ज़ाम लगाने की धमकी देना, ठीक है। सो जो सेक्शन नंबर 388 है, ये कहते हैं कि एक्सटॉर्शन बाय थ्रेट ऑफ एक्यूजेशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एट्सेट्रा। यानी जो ऑफेंडर है, जो हु एवर है, वो क्या करता है, वो विक्टिम को थ्रेट देता है, थ्रेट करता है किसी ऐसी ऑफेंस के लिए जो पनिशेबल, यानी जो मेन ऑफेंस है वो डेथ के लिए पनिशेबल हो या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के लिए पनिशेबल हो। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई तुमसे कहे कि मुझे 20 लाख रुपए दो वरना मैं पुलिस को ये बता दूंगा कि तुमने मर्डर किया है, ठीक है, अब जो मर्डर है वो पनिशेबल विद डेथ है। या अगर कोई तुमसे ये कहे कि मुझे पैसे दो वरना मैं तुम्हारे ऊपर रेप का या जो अननेचुरल ऑफेंसेस का ऑफेंस है उसका मैं तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाऊंगा, मैं पुलिस को बता दूंगा कि तुमने ये ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है। अब जो सेक्शन नंबर जो रेप है या 377 है इसकी जो पनिशमेंट है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, ठीक है। यहाँ पर ये जो हु एवर है वो उसने ना तो पिस्टल दिखाए हैं, ना किसी को ग्रीवियस हर्ट की धमकी दी है, ना उसको फियर ऑफ डेथ में मुब्तला किया है, लेकिन क्या ये जो प्रेशर है क्रिमिनल एक्यूजिशन का क्या ये कम है? सो आप सबको पता है कि कभी कभी जो कोई संगीन क्रिमिनल एक्यूजेशंस होते हैं उसका अगर कोई फियर है ना या थ्रेट है तो वो मौत के खौफ से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि इंसान अपनी जो इज़्ज़त है, कैरियर है, फैमिली है और जो लिबर्टी है उसको बचाने के लिए यानी पैसे जो हैं वो आसानी से दे देता है। सो इस वजह से
जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने सेक्शन नंबर 388 और 389 को यानी डाला, बल्कि इस किस्म की जो क्रिमिनल एक्यूजिशन की ब्लैकमेलिंग है उसको ऑर्डिनरी एक्सटॉर्शन नहीं माना, बल्कि एग्रीवेटेड एक्सटॉर्शन के अंदर डाला हुआ है। सो अब इसका हम टेक्स्ट देखते हैं। इसका टेक्स्ट ये है कि ये कहते हैं कि हु एवर कमिट्स एक्सटॉर्शन, एक्चुअल जो एक्सटॉर्शन है यानी वो उसका कमिट होना ज़रूरी है। किस तरह? बाय पुटिंग एनी पर्सन इन फियर ऑफ एन एक्यूजेशन अगेंस्ट दैट पर्सन और एनी अदर पर्सन। इस कंसेप्ट को तो आप समझ गए हैं, ठीक है। इसको भी आप समझ गए हैं, पुटिंग एनी पर्सन इन फियर ऑफ एन एक्यूजेशन, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड चेंज है, वो है एक्यूजेशन का, ठीक है। यानी उस शख्स के अगेंस्ट या उसके साथ रिलेटेड जो भी लोग होते हैं, उसकी फैमिली के बेटा हो, भाई हो, बाप हो, कोई भी, ऑफ हैविंग कमिटेड, यानी उसको इस फियर में डाला जा रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाऊंगा कि तुमने कोई ऑफेंस जो है वो कमिट किया है, या तुमने कोई ऑफेंस जो है उसकी अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। वो ऑफेंस कौन सा होना चाहिए? पनिशेबल विद डेथ और विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म जो एक्सटेंड हो, उसकी जो पनिशमेंट अगर एक्सटेंड होगी 10 ईयर तक, और ऑफ हैविंग अटेम्प्टेड टू इंड्यूस एनी अदर पर्सन टू कमिट सच ऑफेंस, के या तो तुमने वो ऑफेंस कमिट किया है, या तुमने उस ऑफेंस को कमिट करने की कोशिश की है, या तुमने किसी और शख्स को इंड्यूस किया है और वो ऑफेंस कमिट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी को इंड्यूस करते हो तो ये किस में आता है? ये अबेटमेंट में आता है ना, और जो अबेटर होते हैं उसकी वही सज़ा होती है जो प्रिंसिपल ऑफेंडर की होती है, ठीक है। लेकिन इसमें शर्त ये है कि ये जो फियर ऑफ एक्यूजेशन है ये किसी ऐसी ऑफेंस के लिए हो जो ऑफेंस डेथ के लिए, जिसकी पेनल्टी डेथ हो, या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो, या ऐसी इम्प्रिजनमेंट हो जो 10 ईयर तक पनिशेबल हो सकती हैं। यानी इसमें अगर कोई किसी को ये कहता है ना कि मैं तुम्हारे ऊपर चोरी की एफ करवा दूंगा, तो ये इसमें नहीं आता, क्योंकि चोरी की जो चोरी की जो पनिशमेंट है, इसको हम जो ऊपर का सब थीम है उसमें हम देख चुके हैं कि थेफ्ट की जो पनिशमेंट है वो 3 ईयर है, ठीक है। यहाँ पे ओके, ये तो मेन ऑफेंस है और इसकी जो पनिशमेंट है ये सेक्शन नंबर 379 है, तो ये एक्सटेंड हो सकती है 3 ईयर। तो अगर ये 3 ईयर है तो इसका मतलब ये है कि ये इसके अंडर फॉल नहीं करता, या इस तरह का हर एक ऑफेंस की एक्यूजेशन उसके अंडर फॉल नहीं करेगी जिसकी पनिशमेंट इन 3 कैटेगरीज के अंडर फॉल ना करे। यानी ये जो एक्यूजेशन होनी चाहिए वो किसी सिंपल ऑफेंस की नहीं होनी चाहिए, वो किसी सिवियर ऑफेंस की होनी चाहिए। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि लाज़मी बात है, अगर आपके ऊपर किसी ऐसी ऑफेंस की एक्यूजेशन लगे जिसकी सज़ा पनिशमेंट हो और डेथ हो या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो या 10 साल तक हो, तो इसकी जगह यानी ये जो एक्यूजेशन है ये इतनी सीरियस होती है कि इंसान को ब्लैकमेल करने के लिए एक इफ़ेक्टिव ज़रिया बन सकती हैं। ओके, इस सेक्शन में जो एक्सटॉर्शन है वो कंप्लीट होनी चाहिए, यानी उसने उसको धमकाया, उसके ऊपर उसको धमकाया है कि उसके ऊपर फॉर एग्जांपल एफआईआर कर देगा, और वो जो विक्टिम है वो इस धमकी के ज़रिए असर आ गया और उसने जो अपनी प्रॉपर्टी है वो उसको दे दी, ठीक है। यानी जो एक्सटॉर्शन है वो क्या होनी चाहिए? वो कमिट्स होनी चाहिए, यानी कंप्लीटेड ऑफेंस की बात हो रही है। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने देखा, इसको ये सेम स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, कंप्लीटेड अटेम्प्ट एंड कंप्लीटेड अटेम्प्ट। तो सेक्शन नंबर 388 में भी जो एक्सटॉर्शन है वो कंप्लीट होनी चाहिए इस फियर ऑफ क्रिमिनल एक्विजिशन के नतीजे में। तो फिर आगे जो है पनिशमेंट क्लॉज है, तो उस शख्स की जो हु एवर है वो पनिशेबल होगा इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, जो एक्सटेंड हो सकती है 10 ईयर तक, प्लस उसके ऊपर फाइन भी लगेगा। एंड इफ़ द ऑफेंस बी वन पनिशेबल अंडर सेक्शन 377 ऑफ दिस कोड, जो अननेचुरल ऑफेंसेस हैं, अगर यानी उसके ऊपर एक्यूजेशन लगाई गई है कि मैं तुम्हारे ऊपर अननेचुरल ऑफेंस का पर्चा दर्ज कराऊंगा कि या तो तुमने उसको कमिट किया है, या तुमने अटेम्प्ट किया है, या तुमने किसी और शख्स को इंड्यूस किया है ये ऑफेंस कमिट करने के लिए, तो फिर ऐसी शख्स की जो पनिशमेंट होगी वो इम्प्रिजनमेंट बाद लाइफ होगी, ठीक है। अदरवाइज ये जो ऑफेंसेस हैं इनमें से यानी मल्टीपल ऑफेंसेस आ सकते हैं, अगर वो इस कैटेगरीज में फॉल करते हैं, डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या 10 ईयर तक की पनिशमेंट वाले, तो फिर उसकी पनिशमेंट जो है वो 10 ईयर तक एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है, और उसके साथ साथ फाइन भी लगेगा।
लेकिन अगर उसने पर्टिकुलरली इस ऑफेंस का जिक्र किया है कि मैं तुम्हारे ऊपर ये ऑफेंस का पर्चा दर्ज कराऊंगा, क्रिमिनल एक्यूजेशन लगाऊंगा, और उसके बदले में जो विक्टिम है वो डर गए हैं, उसने उसको अपनी प्रॉपर्टी दे दी है, तो फिर जो ऑफेंडर है वो मे भी पनिश होगा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब जो सेक्शन नंबर 389 है, बस इसमें इतने ही फ़र्क है कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो डिलीवर हो जाती है। यहाँ पे जो है उसने जो विक्टिम ऑफेंडर है उसने अटेम्प्ट की होती है। पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ एक्यूजेशन ऑफ ऑफेंस इन ऑर्डर टू कमिटिंग एक्सटॉर्शन, whoever in order to the committing of extortion puts or attempts, again यानी इसको आप समझ चुके हैं, to put any person in fear of an accusation against that person or any other person, इसको भी आप समझ गए हैं। आप having committed, attempted to commit any offense punishable with death or imprisonment for life or with imprisonment for a term जो extend हो सकती है 10 ईयर तक, ऊपर का सेक्शन है सारा, shall be punished with imprisonment of either description जो extend हो सकती है 10 ईयर तक, ठीक है। यहाँ भी ये एक्सटेंड हो सकती हैं, यानी अगर एक्सटॉर्शन कंप्लीट हुई है तब भी वो 10 ईयर तक एक्सटेंड हो सकती हैं। अगर उसने अटेम्प्ट किया है तो भी जो है, अगर अटेम्प्ट कंप्लीट नहीं हुई यानी सामने वाला इन धमकियों के बावजूद डरा भी नहीं, ठीक है, उसने प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं की या उस तक धमकी पहुंची ही नहीं, तो फिर भी अगर अटेम्प्ट प्रूफ हो जाए हु एवर के अगेंस्ट, तो फिर उसकी जो पनिशमेंट होगी वो 10 ईयर तक होगी, प्लस वो फाइन के लिए भी लायबल होगा। एंड इफ़ द ऑफेंस भी पनिशेबल अंडर सेक्शन नंबर 377, तो उसकी जो पनिशमेंट होगी वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगी। बस इसमें सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि 388 में जो एक्सटॉर्शन है वो कंप्लीट हो जाती हैं, जो विक्टिम है वो अपनी प्रॉपर्टी डिलीवर कर लेता है, और 389 में सिर्फ अटेम्प्ट हुई होती हैं। यानी जो विक्टिम है वो ना तो डरा होता है, ना उसने प्रॉपर्टी डिलीवर की होती हैं, या इवन के उसको ये भी पॉसिबल है कि हु एवर ने ट्राई की हो, अटेम्प्ट की हो, लेकिन वो जो धमकी है चाहे वो रिटन फॉर्म में हो या किसी फॉर्म में, वो जो विक्टिम है उस तक पहुंची नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसके अगेंस्ट अटेम्प्ट प्रूफ हो जाए तो तब भी वो क्या होगा, वो पनिशेबल होगा। लेकिन अगर पर्टिकुलरली वो जो क्रिमिनल एक्यूजेशन है वो सेक्शन नंबर 377 जो अननेचुरल ऑफेंसेस के बारे में है, अगर उसके अगेंस्ट हैं, उससे रिलेटेड हैं, तो फिर उसकी जो पनिशमेंट होगी वो क्या होगी, वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगी। सो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने एक्सटॉर्शन को कवर किया, जो सब तीन है एक्सटॉर्शन का, चैप्टर नंबर 17 का। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने कुछ नया अगर सीखा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस लेक्चर के हवाले से तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या अगर आपकी कोई सजेशंस है वीडियोज़ के इम्प्रूवमेंट के हवाले से तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। थैंक यू।